कहानी की शुरुआत होती है 1952 में चरणदासपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ हम देखते हैं चिट्टी नाम की एक औरत जो मोक्ष नाम की लड़की से बात कर रही है। दोनों किसी सीक्रेट बंकर में मौजूद हैं, जहाँ चिट्टी एक्साइटेड होकर कहती है कि आज उनका 14 साल पुराना सपना पूरा होगा। वो जिस चीज की बात कर रहे थे उसका नाम था यस्त। असल में ये लोग एक कल्ट का हिस्सा हैं जिन्हें अयस्थी कहा जाता है। इनके पास अनयूजुअल पावर्स, मिथोलॉजी से जुड़ी नॉलेज और हाई इंटेलिजेंस होती है। पिछले 14 साल से ये लोग यस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे। यस्त बेसिकली एक तरह का ईविल गॉड या हायर बीइंग है जिसकी असली नेचर अभी क्लियर नहीं है। अब सवाल ये है कि यस्त को बनाया कैसे जाएगा, तो उसका आंसर शॉकिंग है। उसे इंसान की तरह तैयार किया जाएगा, लेकिन अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर। और यही असली रहस्य है, जब पार्ट्स जोड़ दिए जाएंगे तो उसमें लाइफ कैसे आएगी। अब सामने आता है अयस्त यंत्र, एक एडवांस्ड मशीन। इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना क्लियर है कि इसमें बहुत पावर छुपी है। जैसा बताया गया था, यस्त को अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट से बनाया जाएगा और उसे चलाने के लिए इंसानी खून फ्यूल का काम करेगा। इसी वक्त अयस्थियों की महामहिम रुक्मणी सामने आती हैं और यस्त बनाने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। वो उस बॉडी की छाती पर एक खास मणि जेम प्लेस करती हैं। मशीन एक्टिवेट होती है और धीरे धीरे उस डेड बॉडी में जान आने लगती है, यानी कि यस्त रिवाइव हो रहा था। लेकिन तभी गांव वाले पहुंच जाते हैं, जो इन अयस्थियों को विचेज और जादूगरनी कहकर खत्म करना चाहते थे। अंदर ही किसी ने सैबोटाज कर दिया और यस्त को बीच में ही जला डाला। प्रोसेस अधूरा रह गया। रुक्मणी परेशान थी, लेकिन चिट्टी ने उसे समझाया कि वो यंत्र और मणि लेकर वहां से चली जाए। उसने कहा कि आज भले प्रोसेस रुक गया हो, लेकिन सालों बाद ये दोबारा पूरा होगा और तब अयस्थियों को रुक्मणी की ही जरूरत पड़ेगी। रुक्मणी और मोक्षा यंत्र लेकर निकल जाती हैं। वहीं चिट्टी बंकर में ब्लास्ट करके खुद को और गांव वालों को खत्म कर देती है। कहानी यहीं से शिफ्ट होती है 2025 में। अब एंट्री होती है विक्रम सिंह की, जो अपने पिता विश्वनाथ के साथ सालों बाद अपने होम टाउन चरणदासपुर लौट रहा है। विक्रम दिल्ली पुलिस में था, लेकिन इस वक्त सस्पेंशन पर है। उसकी गर्लफ्रेंड कविता कोमा में है, जिसकी वजह से वो अंदर से टूटा हुआ है। ट्रेन में सफर करते हुए विक्रम और विश्वनाथ की मुलाकात होती है एक प्रेस फोटोग्राफर अभिषेक से। बातचीत के दौरान विक्रम नोटिस करता है कि अभिषेक का एक अंगूठा कटा हुआ है। पूछने पर अभिषेक बताता है कि वो यहाँ परमानेंट नहीं रहता, बस काम की वजह से आता जाता है। घर पहुंचने के बाद विक्रम और विश्वनाथ दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह से उनके पुराने ट्रॉमा जुड़े थे। असल में विश्वनाथ और उनकी वाइफ वसुधा अपने 2 बच्चों विक्रम और पवन के साथ रहते थे। बचपन में दोनों बच्चे कार चलाने निकले, जिसका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में पवन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जैसे विक्रम के बचपन के जख्म कम थे, उसी दौरान उसकी माँ वसुधा भी अचानक गायब हो गई। आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। बस उसी दिन जंगल से उसका पर्स बरामद हुआ था। प्रेजेंट टाइम में पिता और बेटा एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि अभिषेक यहाँ गांव में एक खास मिशन पर आया था। दरअसल यहाँ की राजनीति में अनन्या भारद्वाज नाम की महिला की पकड़ मजबूत है। दूसरी तरफ 2 भाई सुजय और विजय यादव भी पार्टी का टिकट पाना चाहते हैं। अनन्या सीधे उनका सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने अभिषेक को भेजा कि वो दोनों भाइयों की ब्राइबरी की तस्वीरें निकाल लें। अभिषेक फोटोज तो ले लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है और मुश्किल से जान बचाकर निकलता है। अगले ही दिन नदी किनारे एक खौफनाक मंजर सामने आता है, अभिषेक की लाश। लेकिन ये कोई साधारण लाश नहीं थी। उसका टॉर्सो गायब था, हाथ पैर अलग तरीके से जोड़े गए थे और माथे पर एक अजीब सिंबल बना था। वही सिंबल जो हमने शुरुआत में रुक्मणी के बंकर में देखा था। ये देख सब दहशत में आ जाते हैं। विक्रम और उसका दोस्त पुलिस ऑफिसर प्रमोद जांच शुरू करते हैं। विक्रम को याद आता है बचपन की वो रात जब उसकी माँ पवन को लेकर वरुणा जंगल गई थी। कुछ देर बाद पवन की लाश और वसुधा का पर्स मिला, लेकिन माँ हमेशा के लिए गायब हो गई। उस पर्स में भी यही सिंबल वाला सिक्का था। विक्रम मानता है कि उसके पिता ने माँ को सही ढंग से ढूंढा ही नहीं और शायद वो अब भी जिंदा है। प्रमोद उसे समझाता है कि ये सिक्का एक बड़ा क्लू हो सकता है, शायद यही उन्हें वसुधा तक ले जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अनन्या का पति पैरालाइज्ड है और इसके पीछे भी उसी का हाथ है, ताकि वो पावर अपने पास रख सके। अब अनन्या यादव भाइयों को हटाने का प्लान बनाती है। वो पुलिस को सबूत देकर सुजय और विजय को अरेस्ट करवाती है और उनके भाई बंटी तक अफवाह पहुंचाती है कि उनका इनकाउंटर होने वाला है। बंटी, जो दिमाग से थोड़ा अनस्टेबल है, पुलिस गाड़ी पर हमला कर देता है, जिसमें एक कांस्टेबल मारा जाता है। इसके बाद अनन्या मंत्री जी से मिलती है और साफ साफ धमकाती है कि अभिषेक के पास मौजूद फोटोज उसी के पास है और यादव भाइयों के खिलाफ भी सबूत उसी के हाथ में है। इसी बीच विक्रम को शॉकिंग फैक्ट पता चलता है, अभिषेक का असली नाम बबलू है और बबलू तो वही है, उसका बचपन का दोस्त उर्मिला चाची का बेटा। सवाल उठता है कि फिर उसने अपनी असली पहचान क्यों छिपाई। विक्रम अब उर्मिला चाची के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि जब उसकी माँ वसुधा गायब हुई थी, उसी दौरान उर्मिला, नीरज और बबलू भी अचानक कहीं चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें मिलती है रिया थॉमस, CIB ऑफिसर, जो अभिषेक वाले केस पर काम कर रही है।
रिया को अचानक कुछ डिस्टर्बिंग विजन्स आने लगते हैं, जिनमें वो खुद घायल है और एक बच्ची का दर्दनाक पास जुड़ा है। उसके सीनियर्स मानते हैं कि वो अब भी ट्रॉमा से उबर नहीं पाई है, लेकिन रिया इस केस को खुद फील्ड में जाकर हैंडल करने का फैसला करती है। अब वापस चरणदासपुर में विक्रम और प्रमोद उर्मिला चाची के घर पहुंचते हैं। यहाँ विक्रम की चाइल्डहुड की यादें जुड़ी हैं। चेक करने पर एक कमरे में उन्हें अभिषेक का कैमरा और खून के धब्बे मिलते हैं। उस कमरे की खिड़की सीधा नदी की तरफ खुलती है, मतलब अभिषेक की मौत यहीं हुई थी। प्रमोद सवाल करता है, लेकिन उसका धड़ कहाँ है? और तभी कहानी हमें दिखाती है एक चिलिंग दृश्य, एक सीक्रेट चैम्बर जहां अभिषेक का टॉर्सो रखा हुआ है, सीधे अयस्ती यंत्र के सामने। यहीं से कहानी फ्लैशबैक होती है 20 साल पीछे, जब वसुधा अपने बेटे पवन को बचाने के लिए उर्मिला के साथ जंगल के अंदर उस सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंची थी। अब कहानी जाती है उस सीक्रेट फैसिलिटी की ओर, जो असल में अयस्तियों का बेस था। यहीं पर वसुधा मिलती है एक रहस्यमयी व्यक्ति से, बाबा वैतरणी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी एक आंख के पास की जलन उसे और भी खतरनाक बना रही थी। वैतरणी अयस्थि यंत्र के साथ खड़ा था। वसुधा कहती है उसे अपने बेटे की जिंदगी चाहिए। वैतरणी जवाब देता है, वरदान का मूल चुकाना होगा। वो वसुधा से सिक्का यंत्र में डालने को कहता है। यंत्र एक्टिवेट होता है और उसके अंदर एक जगह खुलती है, एक स्लॉट, जैसे किसी की मैकेनिज्म की तरह। वसुधा अपना अंगूठा उसमें डाल देती है। वैतरणी लीवर खींचता है और उसी पल उसका अंगूठा कट जाता है। वैतरणी कहता है, वरदान प्राप्त हुआ। और तभी वहां से एक भारी ऊर्जा लहर बाहर निकलती है, लेकिन हम नहीं जानते कि पवन की जान सच में बची या नहीं। एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 2 शुरू होता है 7 साल पहले। यहाँ सुजय और विजय यादव एक बाहुबली से छुपकर जंगल में रह रहे थे। एक दिन विजय खाना लेने बाहर जाता है, जिसे बाहुबली के लोग देख लेते हैं और पीछा शुरू हो जाता है। उनकी माँ ये देखकर घबरा जाती है और मदद मांगने जाती है एक मिस्टीरियस औरत से। वो औरत कहती है, वरदान मिलेगा पर मोल चुकाना होगा। वो माँ को वही सिक्का देती है जिस पर वही अजीब सिंबल बना था जो हमने पहले भी देखा था। माँ फिर अयस्थियों के बेस पर जाती है और वहीं मिलती है बाबा वैतरणी से। वो भी वही प्रोसेस करती है, सिक्का डालो, अंगूठा दो, वरदान मांगो। वो वरदान मांगती है, मेरे बच्चों की जान बचे और हमारे दुश्मनों का सर्वनाश हो। वैतरणी लीवर खींचता है, उसका अंगूठा कटता है। सिक्का फिर से बाहर आता है, लेकिन इस बार उस पे दोनों तरफ सिंबल बन चुका होता है। इसी बीच जंगल में सुजय और विजय को बाहुबली के लोग घेर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक हजारों मधुमक्खियां वहां आ जाती हैं और दुश्मनों पर हमला कर देती हैं। सुजय देखता है सुबह ही एक मधुमक्खी ने उसे काटा था, लेकिन अब ये सभी मधुमक्खियां उन दोनों भाइयों को छोड़ देती हैं। दुश्मनों का सफाया हो जाता है और उसी पल बाहुबली खुद भी हार्ट अटैक से मर जाता है। यानी अब साफ है, अयस्थ यंत्र वरदान तो देता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। प्रेजेंट टाइम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। रिया फाइनली परमिशन लेकर चरणदासपुर पहुंचती है। प्रमोद उसे पिक करता है और उसका ऑफिस दिखाता है, जो कि एक पुराने स्कूल में ही सेटअप हुआ था। अब प्रमोद रिया के अंडर काम करेगा और कुछ दिन तक घर नहीं जा सकता। दूसरी ओर विक्रम अभिषेक की वाइफ से इंश्योरेंस कंपनी के बहाने मिलता है और उससे पता करता है कि उर्मिला जिंदा है। वो अब अपने भाई के घर रह रही है, लेकिन हालत बहुत खराब है। विक्रम एड्रेस लेकर निकल जाता है, यानी उसकी माँ वसुधा की सच्चाई अभी भी कहीं जुड़ी हुई है। सुजय और विजय की माँ फिर से उस मिस्टीरियस औरत से मिलती है और एक बार फिर वही सिक्का पाती है, मतलब फिर से वरदान का मोल चुकाना था। सुजय को यकीन है कि वरदान सच है, क्योंकि उसने खुद मधुमक्खियों वाला चमत्कार देखा था। लेकिन विजय अभी भी इन सब बातों को मानने से इनकार करता है और बस अनन्या को रास्ते से हटाना चाहता है। रिया vs अनन्या। रिया प्रमोद से पूछती है कि अभिषेक की फोटो कहाँ गई। प्रमोद बताता है कि सबसे पहले अनन्या ने ही भेजी थी, लेकिन जब अभिषेक का सामान आया तो सारा डेटा डिलीट हो चुका था। रिया फॉर्मल बातचीत के लिए अनन्या के घर जाती है। अनन्या पहले मना करती है, लेकिन रिया जिद करके उसकी कार में ही बैठ जाती है। यहाँ पता चलता है कि अभिषेक का आखिरी कॉल उसी घर से गया था। अनन्या कहती है कि 3 महीने पहले उसने अभिषेक को सिर्फ कैंपेन के लिए फोटोग्राफर की तरह हायर किया था, लेकिन तभी ड्राइवर उन्हें सुनसान रास्ते पर ले जाता है। वजह, विजय यादव ने उसकी बेटी को किडनैप करने की धमकी दी थी। मजबूरी में उसने कार भटका दी। अब विजय और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं और अनन्या पर अटैक करते हैं। रिया सबको धूल चटा देती है, लेकिन उसी समय उसे उस बच्ची वाले विजन्स फिर से परेशान करने लगते हैं। तभी एक गुंडा उसके सिर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाती है। अनन्या भाग निकलती है। सुजय vs विजय। सुजय पहुंचकर विजय को डांटता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब उनके पास सिर्फ वरदान का ही सहारा बचा है। वो रिया को कार की डिक्की में डालकर वरुणा जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में सुजय अपने आदमी को पैसे देकर तैयार करता है कि वो अपना अंगूठा दे। विक्रम मीट्स उर्मिला। उधर विक्रम उर्मिला से मिलता है। उर्मिला अब पागलपन की हालत में थी, लेकिन जब विक्रम उसे वसुधा की टेप सुनाता है तो वो कुछ देर के लिए होश में आती है और उसे उस रात वरदान वाले सच के बारे में बताती है। अब विक्रम भी जंगल के लिए निकल पड़ता है।
द रिचुअल और बिट्रेयल जंगल में सुजय और विजय अपने नौकर से वरदान मांगवाते हैं, लेकिन वरदान पूरा होते ही वो लोग बाबा वैतरणी को शूट करने की कोशिश करते हैं। वैतरणी डरने के बजाय मुस्कुराता है। तभी अयस्थी कल्ट का एक योद्धा वहां आकर उनके आदमियों को खत्म कर देता है। स्मोक छोड़ा जाता है और सुजय विजय वहीं जकड़ जाते हैं। योद्धा उनके एक एक हाथ काट देता है और गला रेत कर खत्म कर देता है। यानी इस बार वरदान उल्टा पड़ गया। अब वही योद्धा उस नौकर के पास भी आया, मगर उसके हाथ में पहले से कटा हुआ अंगूठा देखकर उसने उसे छोड़ दिया। यहीं से असली वजह साफ हो गई कि सुजय और विजय का अंत क्यों हुआ। पहला, उन्होंने वैतरणी को मारने की कोशिश की थी, और दूसरा, उन्होंने वरदान तो अपने लिए मांगा लेकिन उसका मूल किसी और से चुकवाना चाहा। जबकि नियम साफ था, जिसे वरदान मिलेगा कीमत भी उसी को या उसके परिवार को चुकानी होगी। थोड़ी देर बाद विक्रम वहां पहुंचा और गाड़ी से आती हलचल सुनकर रिया को डिग्गी से बाहर निकाला। दोनों आगे बढ़े तो देखा कि सुजय और विजय जलते हुए अग्नि चिन्हों के बीच पड़े थे। इसी भयानक दृश्य के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है कैवल्य शास्त्री और उनकी पत्नी से। सुबह सुबह पूजा के लिए तैयार होते समय शास्त्री जी को मृत्यु का साया दिखाई देता है। वो घबरा जाते हैं, किसकी मौत आने वाली है, कैसी मौत होगी। मन अशुभ संकेतों से भर जाता है और सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। कहानी फिर लौटती है प्रेजेंट टाइम में। विक्रम और पुलिस टीम उसी बेस की जांच कर रहे थे। रात पहले जो जगह एक्टिव और रोशनी से भरी थी, अब खंडहर जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इसे चलाने के लिए कोई खास तत्व चाहिए, जैसे वरदान के समय सिक्का और अंगूठा। सबसे अजीब बात यह थी कि ये मशीन सी वस्तु अपने आप आकार बदल लेती थी। कभी बहुत विशाल हो जाती, खासकर तब जब अयस जैसी किसी चीज को जागृत करना होता, और जब वरदान का समय आता तो ये छोटी होकर केवल लीवर और स्लॉट वाली आकृति ले लेती। विक्रम बेस के अंदर गया। टॉर्च काम नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि कैमरा फ्लैश भी बंद पड़ गए। साफ था कि यहाँ ऊर्जा का खतरनाक स्तर पर मैनिपुलेशन हो रहा था। अंदर उसे यस्त की छाप मिली, जिसके बीच एक खास जगह थी जहाँ कोई मणि लगाई जाती होगी। उधर रिया ने अनन्या, बिरजू, वही नौकर जिसने भाइयों की तरफ से वरदान मांगा था, और खुद विक्रम को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया। रिया ने अनन्या पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उसे उस रात वहीं छोड़ दिया और पुलिस को देर से सूचना दी ताकि विजय और सुजय रिया को खत्म कर सके, जिससे अनन्या के राजनीतिक करियर को सीधा फायदा होता। रिया ने बिरजू से उस रात का सच पूछा। तब उसने वरदान की पूरी कहानी बताई, कैसे सिक्का यंत्र में डालने पर केवल एक तरफ चिन्ह था, लेकिन बाहर निकलते समय सिक्के के दोनों तरफ वही रहस्यमय चिन्ह उभर आया था। विक्रम रिया को सच बताता है कि उसकी माँ सालों से गायब है और वही उसकी तलाश कर रहा है। उसकी माँ के पर्स से भी वही सिक्का मिला था और अभिषेक के सिर पर जो सिंबल दिखा था वही निशान सिक्के पर भी था, यानी सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। विक्रम रिया को ऑफर देता है कि वो दोनों साथ मिलकर काम करें। रिया अपना केस सॉल्व करती रहे और वो अपनी माँ का सच ढूंढे। रिया इस प्लान से सहमत हो जाती है। भले ही विक्रम सस्पेंड है, लेकिन है तो पुलिस वाला ही। इसी बीच शास्त्री जी उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि वे छाया उपासक हैं। उनका मानना है कि हर इंसान की अलग छाया होती है और आज उन्होंने मृत्यु की छाया देखी है। इस छाया के साथ नाइट जैस्मीन की खुशबू थी, जिसे ढूंढते हुए वे वरुणा जंगल तक पहुंचे। वहां छाया जैसे उन्हें ललकार रही थी। शास्त्री आगे बताते हैं कि उनके दोस्त जमी खान ने यहाँ की मौतों का स्टडी करके भविष्यवाणी की है कि अगली मौत किसी गुरु की होगी और वो खुद भी गुरु हैं। शास्त्री मानते हैं कि वे मौत से नहीं डरते, लेकिन सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। तभी उनकी पत्नी कालिंदी आ जाती है और उन्हें घर चलने को कहती है, क्योंकि उनका बेटा अमृत उनके बिना खाना नहीं खाता। सीन कट होता है। विक्रम जमी खान से मिलने उसके घर पहुंचता है, लेकिन जमी उससे बात करने से साफ इनकार कर देता है और सिर्फ शास्त्री जी को कॉल करके कहता है, डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। इधर रिया शास्त्री जी के बारे में पड़ताल करती है और चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि उनका बेटा अमृत 8 साल पहले ही मर चुका था, जबकि सुबह उनकी पत्नी कालिंदी ने अमृत के खाने का जिक्र किया था। रिया को यहीं से शक गहराता है। वो बिरजू के घर जाती है और वहां उसे एक और झटका लगता है। बिरजू का बेटा जो 5 साल पहले खो गया था, अचानक वापस आ गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बिरजू ने वरदान मांगा था, मेरा बेटा वापस आ जाए। बदले में उसका अंगूठा कटा था। रिया उसे सख्ती से पूछताछ करती है। बिरजू बताता है कि उसने कातिल का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ में एक प्राचीन तलवार थी। वही तलवार का जिक्र शास्त्री जी ने भी किया था। अब सीन कट होता है विक्रम पर, जिसे अनन्या ने बुलाया। अनन्या अपने पति पर नजर रख रही थी, जो बाहर से बीमार दिखा रहा था, लेकिन असल में पूरी तरह ठीक था और अपनी ही पत्नी को धोखा देकर चुनाव में उससे आगे निकलना चाहता था। विक्रम उससे मदद मांगता है जमी के घर की बिजली जुड़वाने की। जमी विक्रम को अपने दादा के नोट्स दिखाता है, जिनमें 1952 की मौतों का जिक्र था। उसी दौर में अयस्त मंडल की गतिविधियां दर्ज थीं। मंडल की 8 भुजाएं थीं और हर भुजा पर एक सिंबल। अब तक 3 सिंबल सामने आए थे।
एक दृश्यतिक का धड़ अभिषेक, जो चुपके चुपके लोगों को देखता और उनकी तस्वीरें लेता था। 2. शुभ निशुभ की भुजाएं सुजय और विजय, असुर भाई जिन्हें वरदान था कि कोई नर उन्हें नहीं मार सकता, उनकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों हो सकती थी। 3. शौनक का सिर गुरु यानी शास्त्री जी। उधर रिया सीधे शास्त्री जी से तलवार का राज पूछती है। शास्त्री बताते हैं कि किसी प्रबल घटना के बाद छायाएं वहीं ठहर जाती हैं और बहुत सी बातें उन्होंने विजय की आत्मा से जानी थी। यहाँ शॉकिंग ट्विस्ट खुलता है। शास्त्री जी अपने बेटे अमृत की आत्मा के साथ रहते थे और रिया को झटका तब लगता है जब वो कहता है, तुम्हारे साथ भी उस बच्ची की आत्मा है। इसी बीच शास्त्री जी को मृत्यु की छाया दिखाई देती है और अचानक उन्हें अटैक आता है। रिया उनकी पत्नी कालिंदी को बुलाने दौड़ती है, लेकिन वहां उसे सर कटी लाश मिलती है और सिर गायब था। मतलब शौनक दरअसल शास्त्री नहीं, कालिंदी थी। यहीं एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है विक्रम और कविता के साथ, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन उनके बीच क्या त्रासदी हुई, यही खुलासा अब होगा। विक्रम को एक जर्नलिस्ट से पार्सल मिलता है जिसमें एक कंपनी का डेटा होता है। कविता, जो खुद भी जर्नलिस्ट थी, पता लगाती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा $multi-million स्कैम है और कड़वी सच्चाई ये थी कि उसी पार्टी में अनन्या भी सक्रिय थी। विक्रम कविता को साफ मना करता है कि वो ये स्टोरी कवर ना करे क्योंकि जिसने पार्सल भेजा था वो जर्नलिस्ट मारा जा चुका था। लेकिन उसी रात विक्रम पर भी हमला होता है। वो तो बच निकलता है, लेकिन कविता उसे बचाने के दौरान बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके सर पर गहरी चोट आती है और तब से वो कोमा में है। ये दर्द आज भी विक्रम को खाता है, जो रोज वीडियो कॉल पर कविता का हाल देखता रहता है। अब विक्रम शास्त्री जी के घर पहुंचता है, जहां रिया उसे क्राइम सीन दिखाती है। वहां एक टैबलेट भी मिलता है। विक्रम को याद आता है कि इसी से बॉडी स्टिफ हो जाती है। यहीं वो रिया को बताता है कि ये सारे मर्डर्स अयस्थ मंडल से जुड़े हैं। फिर दोनों को कालिंदी के क्लोजेट में एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है। अंदर अयस्थ मंडल के 8 सिंबल्स और सिक्के रखे हुए थे। इससे साफ हो जाता है कि कालिंदी मंडल से जुड़ी हुई थी। जमी भी ये कन्फर्म करता है, कालिंदी ही असली गुरु थी। अब सिंबल्स को लेकर नई बातें सामने आती हैं। 1. दृश्यतिक का धड़ यानी देखने वाला, छुपकर फोटो लेने वाला, अभिषेक। 2. शुभ निशुंभ की भुजाएं, असुर भाइयों की ताकतवर भुजाएं, सुजय और विजय। 3. शौनक का सिर, कालिंदी का खुद का सिर, उसने खुद को सैक्रिफाइस किया। रिया को समझ आता है कि ये बलिदान फोर्सफुली नहीं था, कालिंदी ने खुद अपनी जान दी। शास्त्री जी की मौत जहर मिली चाय से हुई थी और कालिंदी ने अंत समय में योग मुद्रा में बैठकर खुद को तैयार किया था। जमी आगे बताता है कि ये यंत्र बेहद प्राचीन है, एनर्जी बेस्ड मशीन। पुराने जमाने में जब मूर्तियां या देवी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं होती थीं, लोग यंत्रों के जरिए पूजा करते थे। इस मशीन में सिक्का डालो, अंगूठा दो और वरदान पाओ। जैसे वसुधा ने वरदान मांगा था, लेकिन उसका बेटा बच न सका। बिरजू ने मांगा तो खोया हुआ बेटा वापस आ गया। रिया अब जमी को टास्क देती है कि वो सारे सिंबल्स डिकोड करे। इधर विक्रम प्रमोद से मिलता है। वो टैबलेट चुराकर लाया था और प्रमोद को देता है ताकि पता चले कि ये बनती कहाँ है और कौन इसे सप्लाई कर रहा है। जमी अगला सिंबल डिकोड कर लेता है, एक राजकुमारी का चेहरा। यह सुनकर विक्रम सन्न रह जाता है क्योंकि इसका मतलब सीधा अनन्या से जुड़ता था, जो एक राजघराने से ताल्लुक रखती है। अनन्या चुनाव प्रचार के लिए दूसरे गांव गई होती है और विक्रम वहीं उससे मिलने पहुंच जाता है। शाम को दोनों बात करते हैं, जहां हमें पता चलता है विक्रम पहली बार अनन्या से 8 साल पहले मिला था, लेकिन 4 साल बाद उसकी मुलाकात कविता से हुई। अनन्या दिल में हमेशा से विक्रम को चाहती थी, मगर कभी कह नहीं पाई। उसी रात बातचीत में दोनों बहक जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन विक्रम खुद को रोक लेता है क्योंकि वो कविता से सबसे ज्यादा प्यार करता है, अनन्या की बहन से। इधर रिया अभिषेक की पत्नी से मिलती है। वो बताती है कि अभिषेक का एक पुलिस ऑफिसर की बीवी से अफेयर था। वो ऑफिसर उसे एनकाउंटर करने ही वाला था कि तभी अभिषेक अचानक गायब हो गया। फिर वो लौटा, अंगूठा कटा हुआ। यही तो चीज विक्रम ने ट्रेन में नोटिस की थी। मतलब अभिषेक ने भी वरदान मांगा था और अब वो कह रहा था कि उसका वरदान पूरा हो चुका है, अब उसके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। रिया फिर उस सिक्के के बारे में पूछती है। अभिषेक की पत्नी उसे वो सिक्का देती है जो कुछ पुराने फोटोग्राफ्स के पीछे छिपा था और उन फोटोज में एक शख्सियत थी, कालिंदी। दूसरी ओर अनन्या पर हमला होता है, लेकिन विक्रम समय रहते उसे बचा लेता है। हमले के पीछे बंटी था। इस घटना से विक्रम सोच में पड़ जाता है, अगर अनन्या ही राजकुमारी होती तो कल्ट अब तक उस पर हमला जरूर करवाता। तो असल राजकुमारी कौन है, किसकी जान असली खतरे में है? मीनवाइल प्रमोद उस लोकेशन पर पहुंचता है जो एक बहुत बड़ा दवाखाना था, वही जगह जो रिया को कालिंदी की तस्वीर में मिली थी। अब प्रमोद समझ जाता है कि कालिंदी को वो रहस्यमयी टैबलेट यहीं से मिली थी। प्रमोद अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद रिया भी वहां पहुंचती है और तभी वो देखती है एक योद्धा लड़की किसी औरत का चेहरा काटकर अलग कर रही है।
यहीं पर एक बड़ा सच सामने आता है। शुंभ निशुंभ असुरों को केवल एक औरत ही मार सकती थी, और वही परंपरा अब चल रही थी। यही वजह थी कि सुजय और विजय को इसी योद्धा लड़की ने खत्म किया। रिया उससे भिड़ती है, लेकिन वो लड़की बचकर निकल जाती है। जब रिया अंदर लौटती है तो प्रमोद की लाश मिलती है। योद्धा उसे खत्म कर चुकी थी। कुछ देर बाद विक्रम भी पहुंचता है। प्रमोद की मौत ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उधर रिया अपने ऑफिसर से बात करती है। वो कहता है, पहले शौनक का सिर गया, अब राजकुमारी का चेहरा, लेकिन ये राजकुमारी है कौन? और तभी हम एक रहस्यमयी फैसिलिटी में कुछ लोगों को देखते हैं। वो धड़, सिर और हाथों को सिलकर जोड़ रहे थे। और यहीं पर चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत 20 साल पहले। एक आदमी जो एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। यही बीमारी उसके दादाजी को ले गई, फिर उसके पिता को भी। अब उसकी बारी थी। वो आखिरी उम्मीद लेकर वरदान मांगने आया, वरदान की ये बीमारी उसके बेटे को न हो। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मरने से पहले अपने छोटे बेटे को एक औरत मैथिली के हवाले कर देता है। मैथिली बोल और सुन नहीं सकती थी। यही वो महिला है जिसे हमने उस मिस्टीरियस लेडी के साथ पहले भी देखा था, असल में उसकी राइट हैंड। प्रेजेंट टाइम मैथिली उसी बेटे से मिलने आती है, वेंकट, यानी वही बच्चा जिसके पिता ने उसकी जान बचाने का वरदान लिया था। मैथिली उसे बताती है कि अयस्त मंडल के अनुसार अगला शिकार वही होगा, उससे भाग नहीं सकता, लेकिन उसके पास बचने का एक रास्ता है। रिया का ट्रैक। रिया उस राजकुमारी की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा रही है। रिपोर्ट आती है, मौत 6 घंटे पहले हुई थी, ब्रेन डेड से। शरीर पर पुरानी चोट के निशान थे। उसके पैर में एक इम्प्लांट लगा था। रिया कहती है, इस इम्प्लांट का सीरियल नंबर ट्रेस करो, यही इस लड़की की पहचान बताएगा। इसके बाद वो विक्रम से मिलती है। विक्रम टूटा हुआ बैठा है। उसे गहरा पछतावा है कि प्रमोद को उसी ने भेजा था। रिया उसे अपना ट्रॉमा शेयर करती है। असल में 2 साल पहले एक शूट आउट में गलती से उसकी वजह से एक बच्ची मारी गई थी। यही अपराधबोध उसे आज तक खा रहा है। याद करो, शास्त्री जी ने भी उससे कहा था कि उसकी छाया पर मृत्यु मंडरा रही है। रिया विक्रम को मोटिवेट करती है, किलर अभी बाहर है, हमें रुकना नहीं है, हमें इसे रोकना ही होगा। अनन्या का राज। दूसरी ओर अनन्या अपने पति को एक इंजेक्शन देती है और उसे फिर से पैरालाइज कर देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिया अपने सीनियर नवीन देसाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है। तभी वहां अनन्या अपने समर्थकों के साथ पहुंचती है और जमकर हंगामा करती है। वो सबके सामने रिया को नीचा दिखाती है। ये औरत किसी काबिल नहीं, ये कोई केस सॉल्व ही नहीं कर पाती। विक्रम और जमी की खोज। उधर विक्रम और जमी उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां प्रमोद मारा गया था। वहां ढेरों किताबें थीं और एक छिपा हुआ सीक्रेट चैम्बर भी, जिस पर वही अयस्त मंडल का निशान बना था। विक्रम सफाई वाले से पूछताछ करता है। वो बताता है, यहाँ अक्सर एक गूंगी बहरी औरत आती थी और सुजय विजय की माँ लीला यादव भी। विक्रम को यकीन हो जाता है कि वो औरत कोई और नहीं, मैथिली ही थी। लीला यादव का सच। विक्रम लीला यादव से मिलने जाता है। पहले उसे समझाता है, फिर विश्वास में लेकर पूछता है। लीला बताती है, वरदान के बारे में उसे कालिंदी दीदी, शास्त्री जी की पत्नी से पता चला था। वही असली मिस्टीरियस लेडी थी। मैथिली हमेशा उसके साथ रहती थी। और फिर वो विक्रम को एक मोहर दिखाती है जिस पर अयस्त मंडल का पूरा सिंबल बना हुआ था। लीला और भी बड़ा सच खोलती है, मैथिली ही वेंकट की माँ है। बेशक बायोलॉजिकल मदर नहीं, लेकिन उसने उसे पाला है। वेंकट गायब। विक्रम तुरंत रिया को वेंकट के घर भेजता है, लेकिन वहां वेंकट गायब था। विक्रम, जमी और रिया तीनों वरुणा जंगल में पहुंचते हैं। जमी बताता है कि उसने अगला सिंबल डिकोड कर लिया है। अगला शिकार होगा दासपुत्र, और वेंकट वही है। उसके पिता भारद्वाज जी की सेवा करते थे, यानी भाग्य से बचना नामुमकिन। जंगल का रहस्य। तीनों जंगल के उस बेस पर पहुंचते हैं। जमी कहता है, यहाँ इलेक्ट्रोकाइनेटिक फोर्सेज हैं, इसी वजह से यहाँ टॉर्च या इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करते। यहाँ की एनर्जी बहुत ही डरावनी है। विक्रम उन्हें अगला सिंबल दिखाता है। रिया तुरंत पहचान लेती है, ये विट्रूवियन मैन है, लियोनार्डो दा विंची की मशहूर ड्राइंग, आइडियल ह्यूमन प्रोपोर्शंस का सिंबल। वो समझाती है, यह ह्यूमन सर्कल और स्क्वायर के बीच होता है। ये हार्मोनी और जियोमेट्री जोड़ मैथमेटिक्स का संगम है। और सबसे बड़ी बात, यही सिंबल उन सिक्कों पर भी बना था जो यस्त मंडल इस्तेमाल करता था। रिया जोड़ती है, मतलब ये लोग विट्रूवियन मैन को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंप्लीट मैन, एक परफेक्ट बॉडी, और मंडल खुद भी सर्कुलर है। ये सब आपस में जुड़ा है। एपिसोड 5 यहाँ खत्म होता है। विक्रम उन्हें वहां इसलिए लेकर आया था क्योंकि अब उसके पास अयस्त की सारी मोहरें थीं। उसने एक एक करके उन्हें उस जगह पर मौजूद सुरागों के पास लगाया और जैसे ही आखिरी मोहर लगी, दीवार अपने आप हिलने लगी। एक विशाल सिंबल उभर आया, विट्रूवियन मैन, यानी संपूर्ण मानव, अयस्त मंडल का असली रूप। जमी सबको समझाता है कि दशरथिक का धड़, शुंभ निशुंभ की भुजाएं, शौनक का सर और राजकुमारी का चेहरा, इन सबको जोड़कर एक संपूर्ण मानव तैयार किया जा रहा है। और यही है यस्त। उसे लगता है कि यस्त कोई हायर बीइंग है जिसके अवतरण के लिए परफेक्ट इंसानी शरीर चाहिए।
और यही काम ये कल्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद रिया और विक्रम ऑफिस लौटते हैं। वहां रिया का जूनियर वेंकट के घर से मिला एक बॉक्स दिखाता है। उसमें एक लड़की की फोटो और कविता का लॉकेट पड़ा था। विक्रम ये देखकर हिल जाता है। तभी इम्प्लांट की डिटेल्स भी आ जाती हैं और शॉकिंगली पता चलता है कि जिस राजकुमारी का चेहरा लिया गया था वो और कोई नहीं बल्कि कविता थी। क्योंकि अनन्या और कविता दोनों राजघराने से थीं, मतलब उनमें से कोई भी राजकुमारी हो सकती थी। जैसे ही विक्रम को ये सच पता चलता है कि उसकी कविता खत्म हो चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी ओर वेंकट एक खंडहर में छुपा हुआ अपने पास्ट को याद कर रहा था। उसे बचपन की वो मुलाकात याद आती है जब वो पहली बार कविता से मिला था और दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी अचानक योद्धा वहां पहुंच जाती है। वो वेंकट को मारने ही वाली होती है कि वेंकट उसे रोकता है और सामने लाता है बिरजू का बेटा, जिसे उसने बांध कर रखा था। वेंकट कहता है, तुम्हें तो दासपुत्र चाहिए ना, तो ये भी दासपुत्र है। बिरजू को भी वरदान मिला था, इसे मार दो, मुझे छोड़ दो। योद्धा तलवार उठाती है और वार कर देती है, लेकिन यहाँ ये साफ नहीं होता कि किसकी जान गई। सस्पेंस यहीं पर छोड़ दिया जाता है और 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। 6ठा एपिसोड शुरू होता है 25 साल पहले की एक कहानी से। जम्मी, जो उस वक्त दुनिया घूमते एडवेंचर्स करते रहते थे, कई दिनों तक घर से कोई संपर्क नहीं होता था। एक बार जब उन्होंने फोन किया तो उनके बेटे जुल्फी ने बताया कि उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। जुल्फी की आंटी ने उनसे साफ कह दिया कि अब उन्हें जुल्फी से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए और बच्चे को लेकर चली गई। साल 2022 में शास्त्री जी जमी के पास नूर नाम की बच्ची लेकर आए। वो नूर असल में जुल्फी की बेटी थी। जुल्फी और उसकी वाइफ दोनों अब जिंदा नहीं थे, तो नूर की जिम्मेदारी अब जमी के ऊपर आ गई। बेटा वो नहीं संभाल पाए, लेकिन पोती को उन्होंने नाजों से पाला। प्रेजेंट टाइम में जमी अगला सिंबल डिकोड कर लेते हैं, हार्ट ऑफ अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे का दिल। इसी बीच रिया एक क्राइम सीन पर होती है। वहां बिरजू के खोए हुए बेटे की बॉडी मिलती है, उसके पैर कटे हुए थे। इसका मतलब साफ था कि योद्धा ने वेंकट की जान बख्श दी थी और बिरजू के बेटे की बलि स्वीकार कर ली थी। दूसरी ओर विक्रम अपनी कविता की बॉडी के पास बैठा रो रहा था। उसका सब्र पूरी तरह टूट चुका था। तभी वहां अनन्या भी आ जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। विक्रम उससे कहता है कि कविता की चैन चोरी हुई थी और वो चैन वेंकट के पास से मिली। ऊपर से डिस्चार्ज पेपर्स पर तुम्हारे ही साइन थे। अनन्या हकबकाकर जवाब देती है, मैं रोज दर्जनों पेपर साइन करती हूँ, मुझे कभी शक ही नहीं हुआ। बात पूरी भी नहीं होती कि उन्हें खबर मिलती है अनन्या का बेटा ऋत्विक किडनैप हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और उसमें साफ दिखता है ऋत्विक को लेकर जा रही थी वही रहस्यमयी योद्धा। रिया पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर देती है। हर तरफ चेकिंग शुरू हो जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत जानकारी देती है कि उसने एक सस्पिशियस एम्बुलेंस देखी थी। टीम उस सुराग के पीछे दौड़ पड़ती है। इसी बीच केस एक और सीनियर ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। रिया के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलकती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। थोड़ी देर बाद उन्हें वही एम्बुलेंस मिलती है, सुनसान जगह पर खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है, उसके अंदर से नुकीले डार्ट्स बाहर फायर होने लगते हैं। ऑटोमैटिक डार्ट मैकेनिज्म, जिससे कोई भी करीब नहीं जा पा रहा था। दूसरी ओर विक्रम वेंकट के घर पहुंचता है। वहां पहले से ही वेंकट आकर एक सीक्रेट चैम्बर से टेप्स निकाल चुका था, लेकिन विक्रम को वहां से एक नया एड्रेस मिलता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है वेंकट टेप्स देख रहा है। ये टेप्स असल में स्पाई कैम्स की फुटेज थी। वेंकट ने इन्हें कविता के घर में लगाया था ताकि वो उसे हर वक्त देख सके। विक्रम आग बबूला हो जाता है और वेंकट को पकड़कर पीटने लगता है, लेकिन वेंकट टूटते हुए कहता है, बचपन से ही मैं कविता से प्यार करता था, इसलिए उनके घर काम करने लगा। प्रपोज करने ही वाला था कि तुम आ गए, फिर मैंने छुपकर कैमरे लगा दिए ताकि उसे पल पल देख सकूं। तभी मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी वाले स्कैम का पता चला और मैंने समर राणा को इन्फॉर्म कर दिया। उनके लोग तुम्हें मारने आए, लेकिन कविता कोमा में चली गई। ये सब मेरी गलती थी। विक्रम को अचानक समझ आता है कि उसके दुश्मनों को उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती थी। ये सब वेंकट की वजह से था। दरअसल वेंकट चाहता था कि विक्रम रास्ते से हट जाए और वो कविता के साथ रह सके। विक्रम गुस्से से उसे और पीटने लगता है। तभी टेप से आती कविता की पुरानी आवाज गूंजती है, रुको, बस करो। वो आवाज सुनकर विक्रम का हाथ रुक जाता है, जैसे कविता खुद चाह रही हो कि वो अब और न मारे। मीनवाइल रिया एम्बुलेंस तक पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि अंदर मोशन सेंसिंग डार्ट मशीन्स लगी थी। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद वो उन मशीनों को डिसेबल कर देती है और आखिरकार ऋत्विक को बचा लेती है। बच्चे को गोद में उठाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वही बच्ची फिर नजर आती है, वही जो उसकी वजह से सालों पहले शूटआउट में मारी गई थी। लेकिन इस बार वो बच्ची मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि उसका गम अब खत्म हो चुका है। रिया का सालों पुराना ट्रॉमा आखिरकार हील हो गया था। लेकिन तभी उसके मन में शक उठता है। वो टीम से कहती है, कुछ तो गलत है, सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है।
मैंने खुद योद्धा का सामना किया है, वो इतनी ताकतवर है कि अगर उसे बच्चा चाहिए होता तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ती। रिया की ये बात टीम को भी चौंका देती है। कहीं न कहीं सबको लगता है कि मामला अभी और गहरा है। जमी, जो जमीन पर बैठा था, अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो अपनी पुरानी किताब खोलता है जिसमें चरणदासपुर के बारे में लिखा था। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि उसके ग्रैंडफादर के पोते यानी जमी के बड़े भाई को अयस्थियों ने खत्म किया था, लेकिन असल में उनका कत्ल बीमारी की वजह से नहीं हुआ था। यानी पैदा होते ही उनके शरीर में वो जानलेवा बीमारी थी और उनकी जान को दादाजी ने वरदान के जरिए बचाया था। इसी बीमारी से नूर भी प्रभावित थी। जमी धीरे धीरे किताब में जुल्फी की आखिरी फोटो देखता है और उसे पता चलता है कि उसमें उसका अंगूठा कटा हुआ था। मतलब जुल्फी ने भी नूर के लिए वरदान लिया था और यही था असली हार्ट ऑफ द चाइल्ड, जमी की पोती नूर। अब उसे ये सुनिश्चित करना था कि नूर को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन तभी अचानक वो योद्धा वहां पहुंच जाती है और छठा एपिसोड यहीं क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। अब 7वां एपिसोड शुरू होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वरदान लेने वाले हर किसी का भविष्य में बलिदान तय था। अभिषेक का अंगूठा कटा, नूर के लिए पिता ने अंगूठा कटवाया। ये एक पैटर्न था। ये यस्त नामक एंटिटी कोई अच्छी शक्ति नहीं थी। वो सिर्फ जान को थोड़े समय के लिए बचाती थी, लेकिन बाद में उसी जान को वापस ले लेती थी। मृत्यु को टालना असल में असंभव था, जैसा कि स्वयं कृष्ण जी ने भी कहा था। 7वां एपिसोड रिया से शुरू होता है। वो अपने ही विजन में घायल बच्चों और यस्त के भयावह रूप देख रही थी। होश में आने पर वो जमी से मिलती है। जमी उसे एक किताब दिखाते हैं जिसमें 1951 का एक साइंटिस्ट कपल अनंत और नंदिनी की फोटो है। नंदिनी का चेहरा रिया जैसा था। जमी बताते हैं, रिया तुम भी अयस्त का हिस्सा हो। फ्लैशबैक में कहानी 1951 में चली जाती है। अनंत और नंदिनी चरणदासपुर आए थे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए। यहाँ उन्हें लोकल मुखिया मिस्टर खान और फॉरेनर रॉबर्ट से मिलना पड़ा, लेकिन इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि यह जगह अयस्थियों का अड्डा है जहाँ कुछ महिलाएं यस्त की पूजा करती हैं। आम लोग उन्हें विचित्र समझकर दूर रहते थे। नंदिनी पहले अकेले वहां जाती है। उसे रुक्मणी मिलती है जो उसे यस्त के बारे में बताती है। रुक्मणी कहती है यस्त अपने भक्त खुद चुनता है। अनंत वहां जल्दी पहुंचता है और रुक्मणी से कहता है अगर ये जगह खाली नहीं हुई तो मैं खुद इसे फुली खाली करवा दूंगा। अनंत एक साइंटिस्ट था और यस्त जैसी मिस्टिकल चीजों पर उसे विश्वास नहीं था, लेकिन नंदिनी के दिमाग में अब यस्त के बारे में सवाल और ख्याल लगातार उठने लगते हैं। तो वहीं नंदिनी रुक्मणी की बातें याद कर रही थी। रुक्मणी उससे कहती है यह जगह सच में अलौकिक है, अलग है। यहाँ की ऊर्जा, ये मोहर के पत्थर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तुम्हें इसे दूसरी जगह देखना चाहिए। लेकिन अनंत, जो साइंटिस्ट था, ठान लेता है कि वो जगह नहीं बदलेगा, पावर प्लांट वहीं बनाएगा। शॉकिंगली हम देखते हैं कि जो अयस्त यंत्र अब तक प्रेजेंट टाइमलाइन में दिखाई दे रहा था, उसका ब्लूप्रिंट तो नंदिनी के पास 1951-52 में ही था। इसका मतलब यंत्र का मूल निर्माण उसने किया था। लेकिन ये यंत्र कैसे फ्यूचर में अयस्थियों तक पहुंचा, इसका रहस्य अभी भी बरकरार था। इसके बाद अयस्थल को तोड़ दिया जाता है और नंदिनी काफी परेशान हो जाती है। अनंत उसे कहता है कि वो घर चली जाए और वो थोड़ी देर में आएगा। रास्ते में नंदिनी को फिर से रुक्मणी मिलती है जो कहती है अब पूरे चरणदासपुर को मोल चुकाना पड़ेगा। नंदिनी आगे बढ़ती है, लेकिन आसमान में अचानक यस्त की झलक देखती है जिससे वो और भी चिंतित और सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद रुक्मणी नंदिनी के घर आती है और उसे यस्त ग्रंथ दिखाती है। ये वही किताब थी जो सालों से जनरेशन टू जनरेशन पास होती आ रही थी। रुक्मणी बताती है कि जब यस्त ने पहली बार अवतार लिया था, उसने खुद ये ग्रंथ लिखा जिसमें नियम, रिचुअल्स और प्रेडिक्शंस शामिल थे। नंदिनी पूछती है ये सब मुझे क्यों बता रही हो? रुक्मणी जवाब देती है इस ग्रंथ में तुम्हारा जिक्र प्रेडिक्शन की तरह है। यस्त को पहले से पता था कि तुम यहाँ आओगी और वही तुम्हारे जरिए कुछ करेगा। फिर रुक्मणी एक पेज पढ़ती है जिसमें लिखा था कि यदि अयस्थल तोड़ा जाएगा तो यस्त का जन्म होगा और निर्माण में वही महिला मदद करेगी जिसने स्थल के विनाश में साथ दिया। नंदिनी पहले सोची थी कि वो साथ देगी और सबको भगा देगी, लेकिन यस्त के चलते उसके दिमाग में सब कुछ उलझ गया। वो अपने पति से कह चुकी थी कि वो जगह बदल लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रुक्मणी आगे बताती है कि इस महिला की 3 खासियतें होंगी। 1, वो किसी ऊर्जा यंत्र पर काम कर रही होगी और यहाँ नंदिनी के ब्लूप्रिंट की फोटो दिखाई जाती है हूबहू यंत्र जैसी। 2, वो गर्भवती होगी। ये सुनकर नंदिनी हिल जाती है क्योंकि वो वास्तव में प्रेग्नेंट थी। 3, वो विधवा होगी। नंदिनी सोचती है कि उसका पति जिंदा है तो ये प्रेडिक्शन गलत है। लेकिन तभी एक शॉकिंग खबर आती है, अनंत का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके ऊपर पेड़ गिरा और वो मौके पर ही मारा गया। इससे स्पष्ट होता है कि यस्त ने सब कुछ इनडायरेक्टली ऑर्केस्ट्रेट किया था। कहानी अब 1952 में जाती है। नंदिनी को रुक्मणी की बात सही लगती है। यस्त के बनने के बाद विज्ञान बदल जाएगा, मरे हुए जीवित हो पाएंगे। नंदिनी अपने ब्लूप्रिंट और यस्त ग्रंथ के ब्लूप्रिंट को मिलाकर वही यंत्र बनाती है जो आज हम अयस्त यंत्र के नाम से जानते हैं। यह यंत्र इंसानों की एनर्जी पर काम करता था।
इंसान के सुख दुख और जीवन की शक्ति इस यंत्र के माध्यम से चेंज की जा सकती थी और इसी यंत्र से वरदान मिलता था। अब कहानी के फाइनल चैप्टर यानी एपिसोड 8 की शुरुआत होती है। कहानी शुरू होती है उस योद्धा से जिसका नाम मोक्ष है। मोक्ष एक लड़की है जिसे हम पहले भी एक झलक में देख चुके थे। अब पता चलता है कि शायद ये उसी ब्लड लाइन की लड़की है या फिर वही मूल मोक्ष है जिसने इतने सालों तक अपनी पहचान छुपाई रखी। वो शुरू से ही कड़ी परीक्षा दे रही थी। कभी तपते लोहे पर खड़े होकर खुद को आजमाया, कभी घंटों ध्यान करके अपनी शक्ति बढ़ाई और कभी जहरीले सांप या बिच्छुओं के काटने तक सहा। उसकी मंजिल एक ही थी, महायोद्धा बनना। मोक्ष की ट्रेनिंग और संघर्ष को देखकर साफ लगता है कि उसे किसी भी कीमत पर इस दुनिया और यस्त के खतरे को रोकना है। उसकी पूरी जिंदगी एक तैयारी थी और अब वो उस दिन के लिए तैयार है जब यस्त का सामना होगा। इस बीच कहानी हमें याद दिलाती है कि यस्त का निर्माण 1952 में अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स को मिलाकर हुआ था ताकि परफेक्ट मानव तैयार हो। वरदान का मोल कभी अंगूठा नहीं था, बल्कि हमेशा लोगों की जान थी। अंगूठा केवल एक मार्ग था जो परिवार को चिन्हित करता था कि सही समय आने पर यस्त उनकी जान ले सकता है। अब यंत्र सक्रिय हो चुका है और यस्त जागने लगा है। रुक्मणी पूरे सच को बताती है, यस्त के आते ही सर्वनाश होगा। आसमान से बीमारी और कीड़े बरसेंगे। जो यस्त को नहीं मानते उनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद यस्त नई दुनिया बनाएगा, परफेक्ट ह्यूमंस के साथ। ये सब कुछ फ्रैंकस्टाइन जैसी तकनीक से नहीं हुआ, बल्कि एनर्जी मैनिपुलेशन से। नंदिनी, जो खुद इस यंत्र की निर्माता थी, ये देखकर हिल जाती है। उसका सपना था कि सब कुछ ठीक किया जाए, ना कि सब कुछ बर्बाद हो। वो यंत्र को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रुक्मणी उसे रोक देती है और तभी गांव वाले अयस्थियों पर हमला कर देते हैं। वही सीन जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। नंदिनी वही थी जिसने शुरुआत में उस हाथ को जलाया था, वही हाथ जो यस्त की बॉडी जला रहा था। यानी जो चीज शुरू की गई थी उसे वही खत्म कर रही थी। इसके बाद नंदिनी एक बच्ची को जन्म देती है। चरणदासपुर के एक पुलिस ऑफिसर को बच्ची मिलती है और वो उसे गोद ले लेता है। वही पुलिस ऑफिसर बाद में रिया के नाना बनते हैं। यानी कि नंदिनी की बेटी ही रिया की मां बनी और इसी वजह से रिया को उसके विजन्स मिलते रहे। रिया समझ पाती है कि जिसे वो हमेशा से देख रही थी वही नंदिनी थी। नंदिनी ने अपने एक शब्द के जरिए उसे बता दिया कि यस्त के साथ क्या करना है और यही वजह है कि रिया पूरी तरह तैयार थी ताकि यस्त को रोक सके। अब चैप्टर 8 में मोक्ष की कहानी सामने आती है। ये लड़की जिसने खुद को लगातार परखा और तपाया, तैयार है उस अंतिम लड़ाई के लिए। उसने अपने शरीर और मन को इतनी कठिनाइयों में तपाया कि अब वो एक महायोद्धा बन चुकी है। उसकी ट्रेनिंग, तप और साहस उसे तैयार कर चुके थे। कालिंदी ने ही उसे महायोद्धा नियुक्त किया था ताकि वो फोर्स को एक्टिवेट कर सके। लेकिन शुरुआत में उसके पास केस की अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए फोर्स भी उसे नहीं मिल पाती। तब अनन्या, जो विक्रम से प्यार करती थी, उसे लोकल पुलिस का सपोर्ट देती है। इसी बीच दूसरी पुलिस फोर्स को मैथिली का पता चल जाता है। वो उसके एड्रेस पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां केवल पुराने डॉक्यूमेंट्स जले हुए मिलते हैं। हालांकि रुक्मणी की एक फोटो बच जाती है जिसे पुलिस जमी के पास ले जाती है, क्योंकि वही इस पूरी सच्चाई को समझा सकता था। मीनवाइल रिया को पता चलता है कि विक्रम को एक टेमो में बंद करके ले जाया गया है। वो तुरंत सारे चेकपोस्ट को अलर्ट कर देती है। लेकिन योद्धा मोक्ष काफी शक्तिशाली थी। वो चेकपोस्ट पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को आसानी से खत्म करते हुए आगे बढ़ रही थी। रिया ट्रेसेस को फॉलो करते हुए जंगल में एक फैसिलिटी के पास पहुंचती है। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक सीक्रेट वॉल्ट जैसा था जो बेसमेंट तक जाता था। वो बेसमेंट तक पहुंचती है, लेकिन रास्ते अपने आप ऑटोमेटिक लॉक होने लगते हैं। शटर को रोकने के चक्कर में रिया बिजली का झटका लेती है और बेहोश हो जाती है। इधर पुलिस टीम जमी से पूछती है कि रुक्मणी कौन है। जमी बताता है कि ये रुक्मणी भारद्वाज यानी अनन्या की दादी थी। ये टाइमलाइन पूरी तरह रिवील हो जाती है कि महामहिम अनन्या खुद अयस्थियों की प्रमुख है। फिर अनन्या विक्रम के सामने आती है। वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन अब उसके ऊपर यस्त बनाने और अयस्थियों की जिम्मेदारी है। वो अपनी दादी को निराश नहीं कर सकती। अनन्या बताती है कि उसने कविता को मारा नहीं, बल्कि उसका बलिदान दिया, अपनी सगी बहन का। अब अगला बलिदान होगा विक्रम का। ये वही अलौकिक संतान है जिसने एक बार मौत को मात दी थी। उसे गोली लगी थी, फिर भी वो बच गया था। अब उसका खून यस्त को चढ़ाया जाएगा, तभी यस्त जिंदा होगा। अनन्या कहती है कि मरने से पहले विक्रम के सारे सवालों का जवाब उसे मिलेगा। इसी बीच वहां वसुधा यानी विक्रम की मां आती है। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अनन्या उसे कहती है कि उसने वसुधा का पूरा ख्याल रखा है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वसुधा ने वरदान मांगा था तब उसका बेटा खत्म हो गया था। वसुधा के 2 बेटे थे और रुक्मणी ने वैतरणी से कहा था कि उसका वरदान पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे जिंदा रखना होगा। अभी अनन्या विक्रम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है ताकि यस्त को खून चढ़ाया जा सके। विक्रम का खून धीरे धीरे यस्त के अंदर जाता है। इधर रिया के विजन्स में नंदिनी आती है और उसे जगाती है। वो कहती है कि अब उसे ये सब रोकना होगा।
रिया होश में आती है और समझ जाती है कि अब केवल वो ही यस्त को रोक सकती है और विक्रम का जीवन बचा सकती है। तो यहाँ पर फाइनल क्लाइमैक्स में सब कुछ एक ही जगह कन्वर्ज होता है। मोक्ष, महायोद्धा, सभी परीक्षाओं के बाद तैयार। अनन्या जिम्मेदारी और लव कॉन्फ्लिक्ट के साथ यस्त को सक्रिय करती है। विक्रम बलिदान के लिए तैयार, लेकिन अब रिया की इंटरवेंशन चाहिए। रिया और नंदिनी यस्त को रोकने और सही समय पर सब कुछ संभालने के लिए मौजूद। यस्त अब पूरी तरह जिंदा, शक्तिशाली और डेडली, लेकिन रोकने के लिए अभी आखिरी कोशिश बाकी। चेंबर में पहुंचते ही रिया ने देखा कि यंत्र अपने आप काम कर रहा है और इसी बीच वैतरणी की मौत हो चुकी थी। योद्धा मोक्ष रिया से लड़ने लगी थी। अचानक यंत्र ने किसी का वरदान पूरा करना शुरू किया। लेकिन ये किसका वरदान था? ये 20 साल पहले मांगा गया वरदान था, वसुधा के बेटे के लिए। उस वक्त यस्त अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन आज वो अपने वादे को पूरा कर रहा था, खुद को रोकते हुए, अपनी इनकॉर्नेशन को कंट्रोल करते हुए। यस्त का निर्माण अचानक रुक गया। यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह थी कि यस्त अपने वादे को हमेशा पूरा करता है। अनन्या गुस्से में विक्रम की ओर बढ़ी और उसे स्टेप करने लगी, लेकिन रिया ने तुरंत इंटरवीन किया। उसने वही स्टेप इस्तेमाल किया जो कभी रुक्मणी ने नंदिनी पर किया था। इस बार अनन्या वहीं पर खत्म हो गई। योद्धा अब जेल में बंद हो गई और विक्रम बच चुका था, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी थे। रिया ने खुद से वादा किया कि अब वो रुकेगी नहीं। तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। योद्धा को जेल से आजाद करने कोई आया और उसी समय यस्त यंत्र फिर से चालू हो गया। इसका मतलब था कि किसी ने नई तरह का वरदान मांगा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वेंकट जिंदा था। इसके साथ कई और कल्ट मेंबर्स भी जिंदा हो सकते थे, और इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी रिया का नवीन देसाई भी इसमें शामिल हो सकते थे। जेल से किसी को आजाद कराने की शक्ति केवल पुलिस वालों या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ही हो सकती थी। फिलहाल यस्त की पूरी कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी मंडला मर्डर सीरीज की कहानी। कुछ पॉइंट्स जो क्लियर हैं। यस्त किसी गॉड की तरह नहीं था। वो एक डीमन टाइप एंटिटी था जो किसी की जान के बदले किसी और की जान लेता है। यस्त लोगों को मार्क करता, उनके वरदान पूरे करता और फिर उनकी जान ले लेता। उसे परफेक्शन के लिए लोगों के शरीर के पार्ट्स चाहिए थे ताकि वो खुद को एक परफेक्ट ह्यूमन की तरह बनाकर जिंदा रह सके। अयस्थियों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। वे इस दुनिया को फ्लॉड मानते थे। यस्त चाहता था कि अच्छे लोगों को जन्म दे और परफेक्ट दुनिया बने, जैसे कि परफेक्ट ह्यूमन। यस्त ने पहले ही अपने ग्रंथ में नंदिनी के बारे में लिख दिया था कि एक साइंटिस्ट महिला आएगी और अयस्त यंत्र को बनाएगी। यंत्र एनर्जी के आधार पर चलता था और यस्त के इन्फ्लुएंस से इसे पूरा कंट्रोल किया जाता था। ये एक कॉस्मिक लेवल डिजाइन था जिसमें यस्त का खुद का इन्फ्लुएंस था। जैसे ही कहानी खुलती है, हमें पता चलता है कि यस्त सिर्फ 1952 में बना कोई इंसान नहीं था, बल्कि उसकी मौजूदगी बहुत पहले से ही धरती पर एक एनर्जी फॉर्म के रूप में रही थी। उसकी पहली इनकॉर्नेशन के बारे में जानना मुश्किल था, लेकिन क्लूज साफ दिखाते हैं कि यस्त ने कई समयों और जनरेशंस को ऑब्जर्व किया और मैनिपुलेट किया। ये केवल एक मशीन नहीं थी, बल्कि कॉस्मोस लेवल एनर्जी से ऑपरेट करने वाली एंटिटी थी, जिसकी पहुंच प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तक फैली हुई थी। नंदिनी ने जो यंत्र बनाया, उसका ब्लूप्रिंट पहले से ही यस्त ने फ्यूचर से इन्फ्लुएंस करके तैयार करवा लिया था, इसलिए ये ऐसा लगा कि सब कुछ नेचुरल साइंस से हुआ, लेकिन असल में वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। जब यस्त का रिचुअल होता था, तभी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते और यंत्र अपने आप बड़ा और पावरफुल हो जाता। ये एनर्जी मॉर्टैलिटी को डिले करने की शक्ति रखती थी, चुनिंदा लोगों के लिए, और यही कारण था कि कई डेथ्स और वरदानों के पीछे पैटर्न हमेशा रिपीट होता रहा। ऑडियंस ने नोटिस नहीं किया कि ये पैटर्न सिर्फ अंगूठे या सरफेस मार्क्स के लिए नहीं था, बल्कि असली कॉस्ट हमेशा जान थी। हर जनरेशन में इस लूप को मेंटेन किया गया ताकि यस्त रिवाइव हो सके और अपने प्रॉमिस को पूरा कर सके। अनन्या और योद्धा मोक्ष की स्ट्रेंथ भी केवल फिजिकल नहीं थी। उनकी ट्रायल्स, तप और इंजरी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं थे, बल्कि एनर्जी अट्यूनमेंट और अलाइनमेंट के लिए डिजाइन किए गए थे। ये सटली दिखाया गया कि उनके एक्शन सीधे यस्त की पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, और यही कारण था कि अनन्या और योद्धा दोनों ही इतनी महत्वपूर्ण थीं। वेंकट का रहस्य भी इसी तरह का था। जिंदा रहना सिर्फ ट्विस्ट नहीं था, बल्कि उसके इन्फ्लुएंस से कई फ्यूचर इवेंट्स ऑर्केस्ट्रेट हुए। उसके अलावा कल्ट मेंबर्स और पॉलिटिकल अकम्प्लिसेस भी अनसीन थ्रेड्स में काम कर रहे थे ताकि यस्त को रिवाइव किया जा सके। रुक्मणी सिर्फ गाइड नहीं थी, बल्कि उसका कनेक्शन कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ था। यंत्र अपने आप चालू और बंद होता रहा, और इसका सटल हिंट यही था कि ये मशीन नहीं, बल्कि पार्शियल कॉन्शियसनेस रखती थी। वरदान, सैक्रिफाइस और अंगूठे केवल सरफेस डिटेल्स थे, लेकिन एनर्जी और कॉन्शियसनेस के डायनामिक्स कहीं अननोटिस्ड रह गए। हर डिटेल सटली ये दिखाती थी कि यस्त सिर्फ परफेक्ट ह्यूमन बनने के लिए नहीं था, बल्कि कॉस्मोस लेवल एनर्जी और कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट करने वाली एंटिटी था। नंदिनी ने अननोइंगली सभी एलिमेंट्स को कंप्लीट किया, लेकिन ये ब्लूप्रिंट पहले से सेट था। उसने एनर्जी यंत्र तैयार किया जिसने मॉर्टैलिटी को डिले किया और वरदानों के लूप को मेंटेन किया। ऑडियंस ने शायद ये नोटिस न किया हो कि रिया के विजन्स, नंदिनी की गाइडेंस और अनऑब्जर्व्ड थ्रेड्स मिलकर एक लार्जर कॉस्मिक प्लान को ट्रैक कर रहे थे।
सीरीज सटली हिंट करती है कि अगली जनरेशन के लोग, चाहे वो रिया या कोई और, इन्हीं थ्रेड्स को डीकोड करके अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यस्त केवल फिजिकल एंटिटी नहीं बल्कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस था, जिसकी इन्फ्लुएंस अभी ओपन एंडेड है। वेंकट कल्ट और अनसीन फोर्सेस अभी भी एक्टिव हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कहानी केवल खत्म नहीं हुई। वरदान और सैक्रिफाइस पैटर्न हमेशा अलाइव रहते हैं और एनर्जी बेस्ड मैनिपुलेशन की वजह से मॉर्टैलिटी और लाइफ साइकिल्स पर उसका असर लगातार महसूस किया जा सकता है।